We are going to start with next chapter, which is according to the schedule, chapter number 2, mechanical properties of fluids. इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू प्रेशर, सरफेस टेंशन, उसके बाद पास्कल्स लॉ, उसके बाद if you remember Newton's laws of viscosity, terminal velocity, Bernoulli's equation, etc. etc. पहला ही क्वेश्चन है, वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब का क्वेश्चन मतलब रिलेटेड टू सरफेस टेंशन होता है. ऑफ रेडियस r up to a height h, the mass of water in capillary is m. The mass of water that will rise in a capillary tube of radius r by 4 will be. So according to the question, सबसे पहले आइडिया समझ लो. द आइडिया हियर इज, हमारे पास एक कंटेनर है. वी हैव अ कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने एक फ्लूइड भर के रखा है. सो वी हैव सम फ्लूइड इन दिस कंटेनर. फ्लूइड कैन बी, हमारे केस में हमको बोला है वाटर, तो वाटर आपको पता होना चाहिए. देयर आर इन टोटल 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स. कौन कौन से 3 टाइप के फ्लूइड? एक होता है फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड विच वेट्स अ सॉलिड, वेट्स अ सॉलिड मतलब लाइक केरोसिन और वाटर. एक होता है फ्लूइड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, जैसे कि मर्क्यूरी. तो अगर मर्क्यूरी का केस है तो उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है ऑब्ट्यूस अराउंड 135 डिग्रीज. वाटर के केस में 0, एंड केरोसिन जैसा लिक्विड होता है उसके केस में एक्यूट. तो ये पता होना चाहिए आपको. देन यू शुड नो व्हाट इज अ कैपिलरी. कैपिलरी इज अ वेरी थिन ट्यूब, एक बहुत थिन ट्यूब है विथ ओपनिंग्स ऑन बोथ द साइड. ओपनिंग्स ऑन बोथ द साइड मतलब दोनों साइड पे ओपन है. विथ अ वेरी थिन ट्यूब. आपने एक कैपिलरी को लिक्विड में इंसर्ट किया, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड. हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है वाटर. वाटर लिक्विड इट ऑलवेज राइजेस. मर्क्यूरी होगा तो उसका लेवल होता है कम. तो हमारे पास कौन सा लिक्विड है? वाटर. व्हेन यू इंसर्ट कैपिलरी inside water, तो the level of water in the capillary will rise. तो ये rise है, इसको मैं बोल दूंगा h. इसका रेडियस कितना है? r. तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइट? हाइट h ऑफ लिक्विड इनसाइड कैपिलरी. तो डू यू रिमेंबर, इट वाज 2t cos theta upon r rho g, where t is surface tension, theta is angle of contact, r is radius, rho is density and g is accident due to gravity. राइट. अब जब आप केस 2 लोगे, केस 2 में आपको बोला है सब कुछ सेम है सिर्फ कैपिलरी को छोड़ के. तो सेकेंड केस में जो कैपिलरी आपने लिया, इट इज स्मॉलर इन डायामीटर. राइट, इट इज स्मॉलर इन डायामीटर. डायमीटर स्मॉल मतलब रेडियस स्मॉल. पहले केस में रेडियस कितना था? r. दूसरे केस में रेडियस कितना बोला है? r by 4. करेक्ट. तो वेरी ऑब्वियस, जितना इसका रेडियस कम होगा, जितना रेडियस कम होगा उतना ही हाइट ज्यादा होगा, बिकॉज हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो हाइट ज्यादा होगा. तो यहाँ पे ये h2 है, ये h1 है. गुड. हमें ये पूछा है कि पहले केस में जब रेडियस था r, तो ये जो राइज हुआ इसका जो मास है वो है m. m1 इज m. दूसरे केस में ये जो राइज हुआ इसमें जो मास है m2, ये कितना है? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. तो पहले क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन क्लियर है. आपके पास एक कैपिलरी है. कैपिलरी को जैसे आपने इंसर्ट कर दिया लिक्विड में, लिक्विड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लिक्विड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एक होता है वाटर टाइप. जब आप कैपिलरी को इंसर्ट करते हो तो कंपेयर टू आउटसाइड लेवल वाटर का लेवल राइज हो जाता है. एक होता है मर्क्यूरी टाइप. जब आप कैपिलरी को इंसर्ट करते हो तो उस केस में कंपेयर टू आउटसाइड लेवल कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल होता है कम. हमारे पास कौन सा है? वाटर. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन हाइट का. हाइट इज 2t cos theta upon r rho g. गुड. तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. अब आपको ये पूछा है कि पहले केस में जब रेडियस r था तो मास m था. दूसरे केस में जब रेडियस r by 4 है तो जो एक्स्ट्रा लिक्विड है इसका मास कितना? इन टर्म्स ऑफ m1, इन टर्म्स ऑफ मास. देखो इन टर्म्स ऑफ m है. राइट.
तो कैसे सॉल्व करेंगे, h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यहां तक तो समझ में आ गया। बट हमें पूछा है मास, यहाँ पे हमारे पास है हाइट और रेडियस का रिलेशन। हमें किसका किसका रिलेशन चाहिए, मास एंड रेडियस का। हमारे पास क्या है, हाइट एंड रेडियस का। तो एक काम कर सकते हैं, यू नो व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यू नो व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट ना, a इनटू h। व्हाट इज एरिया, पाई r स्क्वायर h, करेक्ट, गुड। तो व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर, अभी फॉर अ गिवन कैपिलरी व्हाट डू यू सी, अगर हमारे पास एक कैपिलरी है, एक ही कैपिलरी है, दूसरा कैपिलरी नहीं है, सिंगल कैपिलरी है, तो सिंगल कैपिलरी में मास हमेशा कांस्टेंट होगा। हमारे पास दो कैपिलरी नहीं है, सिंगल है, तो मास अगर कांस्टेंट हुआ, पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, गुड। तो जितना मैं हाइट को चेंज करूंगा या जितना मैं रेडियस को चेंज करूंगा, हाइट चेंज होगा। मतलब मैं अगर रेडियस चेंज करता हूं, तो मैंने बता दिया, अगर मैं रेडियस चेंज करता हूं तो हाइट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वो कैसे चेंज हो रहा है, यू सी हियर, do you see that h is inversely proportional to 1 by r square, h is inversely proportional to 1 by r square, याद रखना, क्लियर। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना जरूरी है। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, आपको रिलेशन किस किस का चाहिए उस पर ध्यान दो। हमको एक रिलेशन ऑलरेडी पता है, h एंड r का। हमें h पूछा था क्या, नहीं, हमको क्या पूछा है, मास। तो फिर मास का रिलेशन डिराइव करो, कैसे करोगे, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। तो मास इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h रो, राइट। सो मास is proportional to pi constant, rho constant, तो r square h। लेकिन h is proportional to 1 by r। Therefore, from equation number 1 and 2, what do you get? You see, mass is proportional to r square and h, but h is proportional to 1 upon r. Cancel and cancel. So mass is proportional to r. Correct? Clear कि गलत? Is this right or wrong? रिवीजन नहीं करके आए, करके आना चाहिए, ठीक है। तो m2 by m1 कितना आएगा, m2 by m1, r2 by r1। व्हाट इज r2, r by 4। व्हाट इज r1, r। तो कितना आ गया m2, m2 कितना आ गया, m1 by 4। व्हाट इज m1, m। तो आंसर क्या आएगा, m by 4, गुड। अब जिनका अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले वो कर लो, राइट। तो द आइडिया हियर इज, अच्छे से पता होना चाहिए कैपिलरी एक्शन। व्हाट इज कैपिलरी एक्शन, द राइज और फॉल इन द लेवल ऑफ लिक्विड, कहां पे, इनसाइड द कैपिलरी। कब, व्हेन द कैपिलरी इज डिप्ड इनसाइड अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन। तो हाइट ऑफ कैपिलरी का फॉर्मूला कितना है, 2t cos थीटा बाय r, ये पता है। हमारे पास जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, हमें ये बोला है कि दो कैपिलरी है, एक का रेडियस r है, उस केस में हाइट कितना है, h, दूसरा कैपिलरी, और मास कितना है, m। मतलब इस कैपिलरी में जो ये राइज हुआ, इस लिक्विड का मास कितना, m। पूरे लिक्विड की बात नहीं चल रही है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। अब आपको बोला है, अगर आपने दूसरा कैपिलरी लिया होता जिसका रेडियस कितना, r/4, तो उस केस में मास कितना आता। तो हाइट इज 2t cos थीटा अपॉन r rho g। इसका मतलब सिंपल, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्यों, टू कांस्टेंट, t कांस्टेंट, t कांस्टेंट क्यों, दोनों लिक्विड पे है, वाटर है। सरफेस टेंशन फॉर अ गिवन लिक्विड इज कांस्टेंट, थीटा इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, तो हाइट इज प्रोपोर्शनल टू r। इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। हमें क्या पूछा है, दूसरे कैपिलरी में मास कितना, तो मास क्या करोगे, व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इनटू हाइट। व्हाट इज एरिया, पाई r स्क्वायर h रो। mass is proportional to r square h, but h is proportional to 1 by r। तो mass is proportional to r square और 1 by r, मतलब कितना, r। तो mass is proportional to क्या आ गया आपके पास, r। तो m2 by m1 कितना आएगा, r2 by
r1, r2 कितना r/4, r1 कितना r, कैंसिल एंड कैंसिल, तो m2 इक्वल टू m1/4, तो m/4 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, m/4 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी 2020 का क्वेश्चन है। A small metal sphere of mass m and density d1 when dropped in a jar filled with liquid moves with terminal velocity after some time. The viscous force acting on the sphere is where d2 is density of liquid and g is gravitational acceleration. तो जिनको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद नहीं है मैं क्विकली बता देता हूँ, बट इट विल बी वेरी क्विक। तो ऐसा है, हमारे पास एक जार है एंड इट इज फिल्ड विद अ लिक्विड, तो हमने इसको एक लिक्विड से फिल कर दिया जिसका डेंसिटी हमको बोला है d1। देन व्हाट यू डू इज, आप इस जार में एक बॉल को या एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हो। तो यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट हियर, बॉल हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, डजंट मैटर, यू आर ड्रॉपिंग सम ऑब्जेक्ट। तो याद रखना ड्रॉपिंग ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय ड्रॉपिंग? ड्रॉपिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो व्हेन यू रिलीज इट, जब आप इसको रिलीज कर दोगे तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, नीचे मूव होना स्टार्ट होगा, मूव होना स्टार्ट होगा तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। तो वेलोसिटी 0 से बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, एक स्टेज ऐसा आएगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम भी नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा भी नहीं, उसको बोलते हैं टर्मिनल मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आपको ये सोचना है कि व्हाई वेलोसिटी इज बिकमिंग कांस्टेंट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और दो है ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स, एक है अपथ्रस्ट और एक है विस्कस फोर्स। तो यू शुड नो कि जब भी आप एक सब्सटेंस, एक बॉडी को लिक्विड में रखते हो तो इसमें दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, एक है विस्कस फोर्स, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, एक है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, ये अपथ्रस्ट फोर्स आपने इमेजिन, आपने एक्सपीरियंस किया होगा इफ यू गो इनटू स्विमिंग पूल, और अगर आपको आपके फ्रेंड को उठा के उल्टा करना है तो इट इज वे मोर इजियर ना, एयर में नहीं कर सकते, हेवी है, अगर तगड़ा बंदा है तो क्या करेंगे आप, पर झगड़ा हुआ था, बदला तो लेना है। वाटर इज हेल्पिंग यू, तो वाटर इज हेल्पिंग यू मतलब वाटर क्या कर रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो अब होगा क्या, सी वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है, जब एक्सेलरेशन नहीं हो, और एक्सेलरेशन कब होता है, जब नेट फोर्स 0 हो, और नेट फोर्स 0 कब होता है, जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो। तो स्टार्ट ही यहां से करना होता है कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg। अपवर्ड फोर्स कौन कौन है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड कौन कौन है, अपवर्ड है विस्कोसिटी का फोर्स और अपथ्रस्ट। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, जो करना चाहिए, विस्कोसिटी का फोर्स क्या होता है, 6 eta pi rv, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब थ्रस्ट कितना होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन ये पूरा सॉल्व करने के बाद यू गेट इक्वेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। वो होता है 2/9, नीचे आता है ईटा, ऊपर आता है r²g, और यहाँ पे होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उल्टा नहीं लिख सकते ना, क्योंकि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड का कम है, उल्टा लिखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी हो नहीं सकता। गुड, देन कुछ रह गया तो चेक कर लेंगे, पर फिलहाल तो मुझे इतना याद आ रहा है। तो 2/9 ईटा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस लिक्विड r²g, वो g है, इट्स नॉट रो, इट इज g। फाइन, देखेंगे बाद में कुछ रह गया तो। दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी कहां से आया, इस सारे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वहां पे आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है द विस्कस फोर्स एक्टिंग। विस्कस फोर्स एक्टिंग मतलब यहां से आपको मिल जाएगा फोर्स ऑफ विस्कोसिटी Fv इक्वल टू mg माइनस अपथ्रस्ट। तो mg तो दिखना ही चाहिए और दिख रहा है, मैंने स्मॉल m यूज किया, उन्होंने कैपिटल M, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, mg। अब प्रॉब्लम यह है कि अपथ्रस्ट कैसे फाइंड करते हो, इसके लिए पता होना चाहिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, वेरी सिंपल एग्जांपल। हमारे पास एक कंटेनर है,
अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी अभी बताया कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज टेकन इनसाइड अ लिक्विड, तो लिक्विड क्या करता है, अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को मैं लिक्विड के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो लिक्विड इस पे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा और मुझे फाइंड करना है कि ये अपवर्ड फोर्स कितना है, अपथ्रस्ट कितना है। हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर नहीं सकते, कैसे करोगे, कैसे करोगे? एग्जाम्पल लो, मैं मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं वेइंग मशीन पर रखता हूँ, मैं वेट मेजर कर लेता हूँ, फिर मैं उसी ऑब्जेक्ट को वाटर में लेके जाता हूँ, तो वेट क्या होगा, कम होगा। फिर वापस से आप वेइंग मशीन रख तो सकते नहीं, यू कैन नॉट मेजर व्हाट इज द वेट इनसाइड लिक्विड। क्यों नहीं, एक तो मशीन खराब हो जाएगा, वाटरप्रूफ नहीं होगा तो खराब होगा। नंबर 2, उस मशीन पे भी तो अपथ्रस्ट होगा, तो कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एंड सिंपल ट्रिक। हमारे पास, हम और एक कंटेनर ले लेते हैं, स्मॉल बीकर, देन वी विल डू व्हाट, हम यहाँ पे एक वेरी फाइन होल वी विल डू, और यहाँ से एक पाइप निकाल लिया और ये पाइप को यहाँ पे छोड़ दिया। फिर क्या किया, ये ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया, तो क्या होगा, जितना वॉल्यूम है किसका, ऑब्जेक्ट का, उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ेगा, बढ़ के कहाँ आएगा, सीधा यहाँ पे। तो क्या हुआ, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेस होना मतलब पोजीशन चेंज होना, राइट। तो याद रखो, इसलिए ये वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। तो अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड का डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि आपने सॉलिड इंसर्ट कर दिया, तो जितना वॉल्यूम सॉलिड का है उतना ही वॉल्यूम रेज होगा और पानी आएगा बाहर। अगर मुझे फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना अपथ्रस्ट है, मुझे ये फाइंड करना है, तो मैं इस लिक्विड का वेट मेजर कर लूंगा, दैट विल बी इक्वल, दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। गुड। अब वेट क्या होता है, m इंटू जी, मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी। What is mass of liquid displaced? Volume of liquid displaced into density of liquid displaced into g. What is volume of liquid displaced? जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का भी डिस्प्लेस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। ये याद रखना, जितना बॉडी का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम, ना कम ना ज्यादा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। सो व्हाट इज वॉल्यूम, मास अपॉन डेंसिटी। किसका मास, किसका मास, सॉलिड का मास, अपॉन किसका डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी। तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज बनाते आते होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अपथ्रस्ट आपने फाइंड कर लिया, लुक अपथ्रस्ट क्या आया, मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, करेक्ट, mg। व्हाट इज मास ऑफ सॉलिड, m, बोला है ना, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल M लिया है, मैं स्मॉल m ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने बोला है कैपिटल M, तो ठीक है, कैपिटल M तो कैपिटल M, डजंट मैटर, आई विल पुट अ कैपिटल M हियर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। Important is the concept and not other things. M. What is mass of solid, M? What is density of liquid, D2? What is density of solid, D1? तो ये क्या आ गया, D2, और ये क्या आ गया, D1, और क्या आ गया, G। M और G को क्या निकालेंगे, कॉमन, 1 माइनस D2 बाय D1। ये आ गया आपके पास फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी के लिए mg माइनस अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ऐसा मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, mg 1 माइनस d2 बाय d1, डन। रिमेंबर हियर LD is liquid displaced, तो जितना वॉल्यूम होगा सॉलिड बॉडी का उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस होगा। एंड सिंस वी कैनॉट मेजर अपथ्रस्ट डायरेक्टली, तो हम ऐसा इसको फाइंड कर लेते हैं, अपथ्रस्ट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। गुड, वेट इज m into g, सॉल्व करते जाओ, यू गेट अ फॉर्मूला।
अब अगली बार से याद रख लेना, instead of doing this again and again, you need to remember what is weight, force. What is force? M into G. तो M किसका? M solid का M. M of solid into G. Density upon density is dimensionless. तो mass of solid, density of liquid upon solid into G. This is a thrust. अगला क्वेश्चन, two spherical drops of mercury, each of radius r, coalesce मतलब combine, merge to form a large single drop. The ratio of total surface energy is before and after the changes. देखो ऐसा है, हमारे पास पहले दो ड्रॉप थे मर्क्यूरी के, टू स्मॉलर ड्रॉप्स, दोनों का रेडियस था r. तो आई हैव वन ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी जिसका रेडियस है r, स्मॉल r, ओके, एंड दूसरा ड्रॉप है, इसका भी रेडियस है स्मॉल r. तो r एंड r ये दोनों कंबाइन हो गए, तो कंबाइन होकर जो नया ड्रॉप बनेगा इसका रेडियस 2r नहीं होगा, नंबर वन. तो नहीं तो ऐसा मत समझना कि r प्लस r इज 2r, ऐसा नहीं होता है वो, इट इज नॉट 2r. तो हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप बन गया, इसका रेडियस हम डिनोट कर देंगे कैपिटल R से, राइट. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r. तो अभी तो दो ही ड्रॉप है, 1000 ड्रॉप ले सकते हैं, 27 ड्रॉप ले सकते हैं, 81 ड्रॉप ले सकते हैं, ऐसे नंबर यूज करते हैं. तो यू शुड नो, अगर मेरे पास n स्मॉल ड्रॉप्स है और वो कंबाइन होके एक सिंगल ड्रॉप बना, तो व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉल ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, राइट. व्हाट इज वॉल्यूम? 4/3 pi r क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल है, 4/3 pi कैपिटल R क्यूब, 4/3 pi 4/3 pi कैंसल, तो कैपिटल R क्यूब इज n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब. तो कैपिटल R इज n रेज टू 1/3 इंटू r, क्योंकि मैंने क्या लिया? क्यूब रूट. गुड. तो अब आपको कम से कम कैपिटल R और स्मॉल r का रिलेशन मिल गया. आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है रेशियो ऑफ total surface energies before and after the change is. तो initial surface energy कितना आएगा? Do you remember what is surface energy का formula? TDA, work done in increasing the area is tension into change in area. वही होता है surface energy. तो you should remember it is T into change in area. लेकिन मैं जब इनिशियल की बात कर रहा हूं तो मैं इनिशियल एरिया लूंगा, तो टेंशन इनटू इनिशियल एरिया इज इनिशियल सरफेस एनर्जी. तो बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए सरफेस एनर्जी का. तो सरफेस एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला है, सरफेस एनर्जी मतलब वर्क डन, इसका फॉर्मूला है टेंशन इनटू एरिया. इनिशियल एनर्जी इज इनिशियल एरिया, लेकिन इनिशियली कितने ड्रॉप्स थे हमारे पास? 2. अगर n होते तो क्या लिखता मैं? राइट. तो हमारे पास इनिशियली दो ड्रॉप थे, 2 इंटू टी. व्हाट इज इनिशियल एरिया? 4 पाई इनिशियल रेडियस का स्क्वायर. 4/3 मत लिखना, वो वॉल्यूम होता है, एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर. व्हाट इज फाइनल एरिया? फाइनल एनर्जी इज ऑफ कोर्स, फाइनल एनर्जी होगा T इंटू फाइनल एरिया. फाइनल एरिया कितना? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. हमको रेशो पूछा है EI अपॉन EF का. तो you have been asked what is initial energy अपॉन फाइनल एनर्जी. इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना था? 2T 4 पाई R स्क्वायर. ये कितना है? 2T 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर. 2T था ना? नहीं, क्या था? T. ये 2 क्यों नहीं था? बिकॉज यू हैव अ सिंगल बिग ड्रॉप. बिग ड्रॉप एक ही है, कैंसल 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 एंड कैंसल. तो 2 स्मॉल r बाय कैपिटल R का स्क्वायर. लेकिन स्मॉल r बाय कैपिटल R, यू सी व्हाट इज स्मॉल r बाय कैपिटल R? 1 अपॉन n रेज टू 1/3. हमारे केस में n कितना है? 2, तो 2 रेज टू 1/3.
तो यहाँ पे स्मॉल r बाय कैपिटल R कितना आ गया 1/2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 1/2 तो 2/3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 2 इंटू -2/3 मतलब 2 1 है ना, 1 - 2/3 कितना 1/3, तो 2/1/3 2/1/3 is to 1 ऑप्शन नंबर बी। वेट सही है, शॉर्टकट बना लेते हैं, इतना क्यों करना है। यू डू नॉट हैव टू डू दिस मच बिकॉज टाइम हमारे पास उतना है नहीं। तो एक काम करो, एक फॉर्मूला बना लेते हैं, दैट इज बेटर टू डू। एक बार फॉर्मूला मिल गया तो हर जगह पे यूज करोगे। ऑफ कोर्स क्या पूछा है आपको, पूछा क्या है रेशो, किसका रेशो इनिशियल अपॉन फाइनल का। इनिशियल में ड्रॉप कितने थे n, और एज यू नो यहाँ पे आपने फाइंड किया t इंटू इनिशियल एरिया अपॉन यहाँ पे क्या आएगा t इंटू फाइनल एरिया, कैंसल एंड कैंसल। तो n व्हाट इज इनिशियल एरिया पाई r इनिशियल स्क्वायर और पाई r फाइनल स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे पाई पाई होगा कैंसल, तो ये आ जाएगा आपके पास व्हाट इज इनिशियल रेडियस स्मॉल r, व्हाट इज फाइनल रेडियस कैपिटल R, और इन दोनों का क्या है स्क्वायर है। व्हाट इज स्मॉल r बाय कैपिटल R 1/n⁻²/3, तो ये आ जाएगा 1/n⁻1/3 इसका स्क्वायर मतलब 1/n⁻²/3 मतलब ये ऊपर जाएगा तो n⁻1 n⁻⁻2/3 मतलब कितना 1 - 2/3 मतलब कितना n⁻1/3। बन गया फॉर्मूला। अब अगर पूछा होगा, आपको बताया होगा कि 2 स्मॉल ड्रॉप, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास E इनिशियल अपॉन E फाइनल का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया n⁻1/3, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अगर बोला होगा 2 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइंड तो 2/1/3, अगर बोला होगा 8 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइंड तो 8/1/3 मतलब 2, बोला होगा 27 स्मॉल ड्रॉप्स तो 27 का क्यूब रूट 3। तो ये जनरल फॉर्मूला है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आपको पता होंगे तो आपका टाइम जाएगा ही नहीं सॉल्व करने में, यू जस्ट नीड टू नो दिस। गुड, डन। इन द मीन टाइम ये आप जब तक कंप्लीट कर रहे हो यू शुड नो, आई विल पुट अप अ ट्रिक हियर, और वो ट्रिक यूज करना और बात खत्म करना। इनिशियल surface energy upon final surface energy is n⁻1/3, n is the number of drops that are merging, तो ये आ जाएगा 2/1/3, तो 2/1/3 डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा। तो always remember you are supposed to find out such tricks, और वो कब होता है जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तब होगा। तो when you keep practicing फॉर्मूला बनाते जाना and then it will make things easy। तो अगर 8 ड्रॉप्स होंगे तो कितना रेशो 2, 8/1/3 is 2, 27 होंगे तो 3, ओके। 81 होंगे तो नहीं होता है, तो व्हाट इज 81, 81 का क्यूब रूट क्या है, कुछ नहीं है, 81/1/3 डन। 64 होंगे तो 4, गुड। So next question, अभी this you are not supposed to write, you are supposed to know कि कैसे आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी 2020 में आया है। The work done in blowing a soap bubble, अब ये word is important, look here, work done in blowing a soap bubble of radius r is W. The work done in blowing a bubble of radius 2r of the same soap solution is, same soap solution मतलब tension is same। और what do you mean by blowing? Blowing मतलब initial area 0 था। एग्जाम्पल, जतरा में जाते हो उसमें एक लिक्विड मिलता है, then you take it out, there is no bubble, तो no bubble मतलब initial area is 0, किसका बबल का। then you blow air and then you see a spherical bubble, तो फाइनल एरिया इज नॉट 0।
तो अब ऐसा है, वर्क डन इन ब्लोइंग मतलब इनिशियल एरिया इज 0, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको वर्क डन का फॉर्मूला मतलब एनर्जी का फॉर्मूला, और वो कितना होता है, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। लेकिन टेंशन इनटू चेंज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। लेकिन मैंने अभी बताया कि इनिशियल तो बबल था ही नहीं, क्योंकि ब्लोइंग बोला है मतलब इनिशियल था नहीं, राइट। तो ऊपर से आपको ये बताना चाहिए, बबल इज अ शेल। शेल मतलब इट इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड मतलब वहां पे लिक्विड के दो फ्री सरफेस है, एक बाहर का एक अंदर का, तो टेंशन मिलोगे डबल, करेक्ट। तो बबल में टेंशन होता है डबल, ड्रॉप में होता है ओनली वन। गुड। तो इंपॉर्टेंट इज नॉट दैट रियली, सिर्फ ये पता होना चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला इज 2T इंटू ए फॉर अ बबल, 2 कांस्टेंट, T कांस्टेंट, क्यों T कांस्टेंट, सेम सोप सॉल्यूशन। जब तक सॉल्यूशन चेंज नहीं होता टेंशन चेंज नहीं होता। मतलब वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, but area itself is proportional to r square, pi r square, है ना। यहाँ पे pi r square नहीं, यहाँ पे 4 pi r square, क्योंकि ये क्या है, स्फीयर है। सर्कल का क्या होता है, pi r square। तो ठीक है, 4 pi या pi कांस्टेंट ही है, तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू r square। तो वर्क डन इन सेकेंड केस अपॉन वर्क डन इन फर्स्ट केस इज r2 by r1 का स्क्वायर। r2 कितना था, डबल था, 2r था, और r1 कितना है, r है, उसका स्क्वायर कैंसिल एंड कैंसिल। तो W2 इज 4 टाइम्स ऑफ W1, लेकिन W1 कितना है 4, सॉरी W1 कितना है W, तो आंसर क्या आएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। So you need to remember this, work done is proportional to r square. Okay. तो अब अगला क्वेश्चन, a square frame of each side L is dipped in a soap solution and taken out. The force acting on the film formed is, where T is surface tension of soap solution. तो सबसे पहले as I told you कि आपको surface tension का definition पता होना चाहिए। हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड का फ्री सरफेस देखोगे अगर, फ्री सरफेस मतलब ऊपर का सरफेस, तो यू आर लुकिंग एट दिस ग्लास फ्रॉम अप, ऊपर से देख रहे हो आप। तो ऊपर से अगर आप ग्लास को देखोगे तो क्या दिखता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, दिखता क्या है, व्हाट डू यू सी अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, क्योंकि आप ग्लास ऑफ वाटर को ऊपर से देख रहे हो तो क्रॉस सेक्शन दिखेगा सर्कुलर। अब इस क्रॉस सेक्शन पे अगर आप एक लाइन इमेजिन करते हो, रिमेंबर दिस इज इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी है, तो वी आर लुकिंग एट इमेजिनरी लाइन। तो अगर आप इस इमेजिनरी लाइन को देख रहे हो, फाइन, ये जो इमेजिनरी लाइन था हमारे पास, सम लाइन ए बी, इसका लेंथ एल होगा। इस इमेजिनरी लाइन पे जिसका लेंथ एल है, इस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। एंड एज यू नो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स पे फोर्स है, कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, राइट, क्योंकि सरफेस के ऊपर है एयर, एयर और वाटर में है एडेसिव फोर्स, लेकिन एयर का डेंसिटी है कम, तो एडेसिव फोर्स है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स है विच इज कोहेसिव, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के नीचे और कौन है, वाटर के मॉलिक्यूल, और साइड वाइज फोर्स है, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल के साइड में कौन है, दूसरा मॉलिक्यूल। तो ये जो साइड वाइज फोर्स है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। अब ऐसा है कि क्योंकि बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मतलब कंटिन्यूअसली वाटर मॉलिक्यूल्स है, साइड में एक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स, यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे फोर्स, तो ये फोर्स है टेंजेंशियल, याद रखना। अब ये पूरा फोर्स लग रहा है पूरे के पूरे लाइन पे, पूरे लाइन पे मतलब पूरे लेंथ पे। मान लो टोटल फोर्स है F, तो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन
on the free surface of liquid is defined as surface tension. तो surface tension is nothing but force upon length. तो force क्या होगा? force क्या होगा? tension into length. करेक्ट. एक फ्री सरफेस तो टेंशन भी एक बार, दो फ्री सरफेस तो टेंशन भी दो बार. करेक्ट. अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ. अब आपके पास था एक स्क्वायर फ्रेम, ये तो बेसिक्स है, तो ये जो सारा बेसिक्स था, हमारे पास है एक स्क्वायर फ्रेम, राइट. एंड ये वही केस है जो मैं आपको बता रहा था, जतरा में गए, सिर्फ स्क्वायर की जगह पे कौन सा फ्रेम था? वो सर्कुलर. तो हमारे पास एक स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम. एंड यू मस्ट रिमेंबर, ये स्क्वायर फ्रेम को हमने एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया. तो व्हेन यू डिप इट इन अ सॉल्यूशन तो होगा क्या? तो यू शुड रिमेंबर कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यहाँ पे जब आपने डिप कर दिया तो चार जगह पे कांटेक्ट होगा. सोप सॉल्यूशन का वायर के साथ चार जगह पे कांटेक्ट होगा. करेक्ट. तो द आइडिया इज दिस, यू हैव कांटेक्ट एट 4 डिफरेंट प्लेसेस. एक ऊपर के फेस पे, दो साइड के फेस पे और एक बॉटम पे. आप हमको पूछा क्या था? हमको पूछा है द फोर्स एक्टिंग ऑन द फिल्म. तो फोर्स एक्टिंग ऑन द फिल्म इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. करेक्ट. टेंशन इनटू एल. बट रिमेंबर, यहाँ पे लेंथ एल ये कांटेक्ट में है एक बार, ये है दो बार, ये है तीन बार, ये है चार बार. तो कितनी बार एक्ट होगा? 4 टाइम्स. करेक्ट. लेकिन ये स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम में आप ऊपर के फेस पे देख रहे हो फ्री सरफेस, पीछे से देखोगे तो और एक फ्री सरफेस. तो कितने फ्री सरफेस? दो फ्री सरफेस. तो 4 into 2. तो व्हाट इज फोर्स एक्टिंग? 8 TL. पता? ऑप्शन नंबर ए. रिमेंबर रिमेंबर, अब मैं चेंज भी कर दूंगा इसको. ये 8 कैसे आया? TL तो आने ही वाला है, T दो बार आने वाला है क्योंकि दो फ्री सरफेस थे, एक बाहर का एक पीछे का. 4 क्यों आया? वही 4 टाइम कांटेक्ट था. अगर मैं पेंटागन लूं तो 10, क्योंकि पेंटागन हैज 5 साइड. अगर मैं हेक्सागन लूं तो 12. तो 12 भी दिया है यहाँ पे. गुड. तो रिमेंबर दिस. ट्राइंगल लोगे तो 6. गुड. अगला क्वेश्चन. 2 spherical raindrops reach the surface of earth with terminal velocities having ratio 16:9. The ratio of their surface area is. अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का हमने अभी अभी देखा. तो टर्मिनल वेलोसिटी हम जो डिराइव करते हैं वो केस होता है एक लिक्विड का कॉलम जैसे वाटर, उसमें आपने एक सॉलिड बॉल लिया है, सॉलिड बॉल. तो मैंने फॉर्मूला भी लिखा था ना, याद है क्या मैंने लिखा था? इफ यू रिमेंबर, मैंने लिखा था टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन विस्कोसिटी कोएफिशिएंट R²G. राइट. लेकिन ये केस आप फ्लूइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. आपने सॉलिड फ्लूइड के लिए अप्लाई किया, सॉलिड बॉल फॉलिंग थ्रू वाटर. इफ रेन ड्रॉप इज फॉलिंग थ्रू एयर, रेन ड्रॉप is spherical which will behave as solid. It is falling through air. Air will behave as liquid. तो सेम फॉर्मूला लगेगा, नो चेंज. आपको पूछा है, आपको दिया है टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो. 2 स्फेरिकल रेन ड्रॉप, मतलब एक नहीं दो रेन ड्रॉप है, दो ड्रॉप है, उसका टर्मिनल वेलोसिटी का रेशो क्या है? 16:9. मतलब V1/V2. मतलब V1/V2 आपको दिया है, कितना दिया है? 16/9. और आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. इट्स अ जोक. पहला रेन ड्रॉप कहां से फॉल हो रहा था? एयर से. दूसरा रेन ड्रॉप कहां से फॉल हो रहा था? एयर से. मतलब डेंसिटी में तो कोई चेंज है ही नहीं. दिस विल बिकम डेंसिटी ऑफ एयर, सॉरी डेंसिटी ऑफ ड्रॉप. तो दिस विल बिकम डेंसिटी ऑफ रेन ड्रॉप RD. दिस विल बिकम डेंसिटी ऑफ एयर. तो पहले रेन ड्रॉप के लिए या दूसरे रेन ड्रॉप के लिए सेम है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी सेम है. 2/9 तो वैसे भी कांस्टेंट है, और दोनों के दोनों अर्थ पे गिर रहे हैं ना,
तो जी भी सेम है, मतलब v is proportional to r square, right? Equation number 1. But do you know surface area is also proportional to r square? Surface area is 4 pi r square, मतलब area is proportional to r का square. Equation number 2. So what do you see from 1 and 2? So from 1 and 2, v is proportional to a, खत्म. v is proportional to a, तो जितना v1 by v2 उतना a1 by a2, तो v1 by v2, therefore a1 by a2 is equal to v1 by v2, but v1 by v2 is 16 by 9, so answer is also 16 by 9. Option number C. Next question. Water rises up to a height h in a capillary tube on the surface of Earth. The value of h will increase if the experimental setup is kept in, where g is acceleration due to gravity. A lift going upward with certain acceleration, accelerating train, a satellite rotating close to Earth, a lift going down with acceleration a less than g. तो क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास एक कैपिलरी है जिसमें वाटर है, उसमें हाइट है h, कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे. द वैल्यू ऑफ h विल इंक्रीज. अभी वैल्यू ऑफ h विल इंक्रीज हो हम बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक्स. तो 11th में जब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आप सीखते हो तो नॉर्मली होना चाहिए ये, लेकिन मोस्टली होता नहीं है. तो अगर हमारे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट में अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट का केस ले रहा हूं, जो भी ऑब्जेक्ट के लिए होगा वो सारे के सारे दूसरे केसेस के लिए भी एप्लीकेबल होगा. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो नंबर 1 यू शुड नो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट mg इज नथिंग बट नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एक्शन. किस पे एक्शन? लिफ्ट के फ्लोर पे. और लिफ्ट क्या करेगा? नॉर्मली रिएक्ट करेगा. नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को आप बोलते हो एपरेंट वेट. एपरेंट मतलब एज इट अपीयर्स, जो मेजर करते हो वो. रियल वेट इज mg. अब इमेजिन ये लिफ्ट, इट स्टार्ट्स गोइंग अप, इट स्टार्ट्स गोइंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो यहाँ पे जो था n इक्वल टू mg, फोर्स बैलेंस यहाँ पे भी है n इक्वल टू mg. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है. अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स नहीं है. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, देयर इज नो नेट फोर्स. अब ऐसा है, इमेजिन हमारे पास ये जो लिफ्ट था, इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अप. कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर तब जाएगा जब रिजल्टेंट फोर्स ऊपर हो. मैंने इसको ड्रॉप कर दिया तो ये नीचे आया. क्यों नीचे आया? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स नीचे है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे है? ऊपर. तो आप क्या लिखोगे? एफ नेट, रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स इक्वल टू, ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स ज्यादा होगा, मतलब कौन ज्यादा होगा? n. नीचे क्या होगा? mg. तो n माइनस mg इज नेट फोर्स. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो अगर यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, आई विल जस्ट कीप इट ओवर हियर. तो यू शुड नो कि मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा नेट फोर्स प्लस mg. लेकिन व्हाट इज फोर्स? m इंटू a. तो m इंटू ए प्लस mg, मतलब a प्लस g. तो जब एक लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज a प्लस g. जब एक लिफ्ट नीचे आ रहा है तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज a माइनस g. तो ऊपर जा रहा है तो a प्लस g, नीचे जा रहा है तो a माइनस g. डन. अब ये क्वेश्चन देखो आप, हाइट अगर आपको याद होगा 2t cos थीटा अपॉन r rho g. डिड यू चेंज लिक्विड? नो. अगर लिक्विड चेंज नहीं तो सरफेस टेंशन चेंज नहीं. डिड यू चेंज द मटेरियल ऑफ कैपिलरी ट्यूब? नो. तो थीटा भी चेंज नहीं, क्योंकि थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है लिक्विड और सॉलिड पे. तो लिक्विड वाटर था, वाटर है. ट्यूब ग्लास का था, ग्लास का है. डिड यू चेंज कैपिलरी ट्यूब? नो. मतलब आर भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है. तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G. अगर H को बढ़ना है तो G को कम होना पड़ेगा. और कम कब होता है?
when the lift is accelerating downwards. Correct. So when the lift is accelerating downwards, acceleration is reduced. Since g is reduced, h will increase. तो ऑप्शन क्या आएगा? A lift going down with acceleration a less than g. खत्म. Done. इंटरेस्टिंगली अगर आपको ये समझा है, या अगर आपको समझा है तो आपको ये भी समझा है कि नॉर्मल रिएक्शन मतलब एपरेंट वेट जो आप मेजर करते हो, राइट? किसी किसी का वेट बढ़ता नहीं है और उनको खुश होना है टेम्पररीली, मेरा वेट बढ़ गया। लिफ्ट में खड़े हो जाओ, मशीन रखो नीचे, वेट देखो और बटन दबा दो टू गो अप, तो मोमेंटरीली 1-2 सेकंड के लिए आपका वेट बढ़ा हुआ दिखेगा। और अगर कम करना है नीचे, और अगर आपको वेट लेस फ्री फील करना है, मेरा वेट है ही नहीं, तो किसी को बोलना लिफ्ट का स्ट्रिंग काट दो, दैट इज फ्री फॉल गॉन। क्योंकि उस केस में आपको पता है, उस केस में होगा एम ए माइनस जी। तो अगर रस्सी काट दी तो ए बिकम्स जी, जी माइनस जी इज 0, तो यू फील वेटलेस। तो थोड़े टाइम के लिए नीचे जाओगे, फिर परमानेंटली ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the surface tension of a soap solution is, मतलब T की वैल्यू दे दी 3 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, then the work done in forming, मतलब blowing, in forming a soap film of 20 सेंटीमीटर क्रॉस 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी बताया था। वर्क डन इज टेंशन इनटू फाइनल एरिया। क्यों फाइनल? क्योंकि इनिशियल तो था ही नहीं ना, इन फॉर्मिंग बोला है। फॉर्मिंग बोला मतलब पहले नहीं था, तो डायरेक्टली क्या लिखोगे? फाइनल एरिया, डायरेक्टली फाइनल एरिया। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन क्या है ये? क्या है ये? फिल्म है, फिल्म। फिल्म मतलब 2 फ्री सरफेस, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो गए, तो ये आ जाएगा आपके पास 2TA। व्हाट इज T? कितना है? 3 × 10⁻²। व्हाट इज A? रेक्टेंगल का एरिया कितना कितना? हाँ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इट इज 50 इंटू, आई मीन 20 × 5, नॉट 50 × 2, इट इज 20 × 5, 20 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4। कैसे? 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, उसका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया डायरेक्टली लिख देना है यहाँ पे, कितना? 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 कितना? 2 × 3 कितना? 6 × 10⁻⁻4 जूल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयर अ चार्ज्ड soap bubble of radius r, radius capital R, breaks into 27 small soap bubbles of equal radii r. Then the ratio of mechanical force acting per unit area of big soap bubble to that of a small bubble is. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उल्टा है। यहाँ पे पिछले केस में 2 स्मॉल ड्रॉप्स मिलके एक सिंगल ड्रॉप बना था, यहाँ पे एक सिंगल ड्रॉप का स्प्लिटिंग हो रहा है इनटू 27 ना, 27 स्मॉल ड्रॉप्स। तो अभी इमेजिन कर लेना ये 27 ड्रॉप्स है नहीं, लेकिन कर लेना, राइट? तो n इक्वल टू कितना? 27। और याद रखना, छोटे ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बने या बड़ा ड्रॉप का स्प्लिटिंग अब छोटे ड्रॉप में हो, फॉर्मूला इज द सेम। स्मॉल r is n⁻⁻³ times, sorry, capital R is n⁻⁻³ times of small r। ये हमेशा ट्रू होता है।
दोनों केसेस में, राइट। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो R इक्वल टू व्हाट इज n 27, व्हाट इज 27 का क्यूब रूट 3, तो कैपिटल R इज 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। अब आपको पूछा क्या है, मैकेनिकल फोर्स का रेशियो, द रेशियो ऑफ मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल फोर्स, हाउ डू यू फाइंड आउट मैकेनिकल फोर्स? फोर्स पर यूनिट एरिया, व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। डू यू नो लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन? यस, आपको याद होगा लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन में डेल्टा पी, चेंज इन डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड। और इनको नहीं पता, मैं बता देता हूं। सी द थिंग इज, यहां पे ध्यान दो, द आइडिया हियर इज, जब जब कर्वेचर आएगा, कर्वेचर चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, राइट, कर्वेचर आने का मतलब ही ये होता है कि प्रेशर दोनों साइड पे सेम नहीं है। अगर फ्लैट सरफेस हो तो प्रेशर सेम है, मतलब प्रेशर आउटसाइड इक्वल टू प्रेशर इनसाइड। कर्वेचर सेम नहीं होने का मतलब है कि प्रेशर सेम नहीं है। तो जो कॉनकेव साइड होता है, यहाँ पे आउटसाइड है कॉनकेव, इनसाइड है कॉन्वेक्स, तो हमेशा कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कॉनकेव साइड नीचे है और कॉन्वेक्स ऊपर है, तो यहाँ पे उल्टा है। तो रिमेंबर दिस, गुड। तो जब एक बबल की बात करोगे या लिक्विड ड्रॉप की बात करोगे, तो इन दैट केस यू नो, अंदर की तरफ कौन है? कॉनकेव है। बाहर की तरफ कौन है? कॉन्वेक्स है। तो रिमेंबर दिस, इसका मतलब अंदर की तरफ इनसाइड में प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड, मतलब प्रेशर का डिफरेंस है। ये जो प्रेशर का डिफरेंस है, इट इज गिवन बाय 2T बाय R, वेयर R इज रेडियस ऑफ द ड्रॉप। अगर ये ड्रॉप की जगह पे बबल हुआ तो 2 की जगह पे आएगा 4। ये जो डेल्टा पी है, दिस इज डेल्टा पी, P inside minus P outside, मतलब difference in pressure. Difference in pressure is 4T by R. 2T by R for a drop, 4T by R for a bubble. हमें क्या बोला है? बबल। वेरी गुड। हमें क्या पूछा है? मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे प्रेशर ही होता है वो। व्हाट इज फोर्स पर यूनिट एरिया? प्रेशर। तो किसका रेशियो पूछा है? प्रेशर का पूछा है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बिग, बिग मतलब बी, एंड दैट ऑफ स्मॉल मतलब एस। तो क्या आएगा? व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू सी फ्रॉम हियर? डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि टेंशन तो सेम होगा ना, क्योंकि दोनों मटेरियल क्या है? सेम है। तो ये आ जाएगा आर बिग और आर स्मॉल। बट डू यू नो आर स्मॉल बाय आर बिग? अभी तो लिखा। व्हाट इज आर स्मॉल अपॉन आर बिग? 1/3। Good. So this is nothing but small r by capital R. That is equal to 1/3. Correct. Good. So option number C. Fine. Clear है? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलोगे 27 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? 27 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ये सोचो। हमको क्या पूछा है? टू दैट ऑफ अ स्मॉल, अ मतलब सिंगल स्मॉल। ऐसा बोला है क्या? What is the ratio of mechanical force acting per unit area of big so bubble to that of all small bubbles? नहीं, अ मतलब सिंगल। तो 27 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? नहीं करोगे। तो क्या आएगा? जस्ट 1/3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so I hope before we move to next question, the idea is clear. Mechanical force per unit area is pressure. So pressure difference is inversely proportional to R. Remember, एक क्वेश्चन आएगा, पूछा होगा pressure difference is proportional to what? R raised to -1. Next question. Two capillary tubes of different diameter मतलब different radius are dipped in water. So capillary tube, when they are dipped in water, height is proportional to 1/r. तो जिसका r कम उसका h ज्यादा। r कम मतलब diameter कम।
The rise of water is zero in both the tubes. No, of course not. Same in both. No. More in the tube of large diameter. No. More in the tube of small diameter. Option number, लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका रेडियस कम उसका हाइट ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 का सीईटी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, a metal sphere of radius r and density rho1 is dropped in a liquid of density sigma, moves with with terminal velocity v. Another metal sphere of same radius, मतलब r same है, and density rho2 is dropped in the same liquid, मतलब sigma and sigma are same. Its terminal velocity will be. Very good question and a simple one. अब ऐसा है, टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन याद होना ही चाहिए। 2/9, बताओ। डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर स्क्वायर जी अपॉन थीटा। 2 और 9 कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट क्योंकि क्या बोला है, सेम रेडियस। जी तो वैसे भी कांस्टेंट, ईटा सेम क्योंकि सेम लिक्विड। इसका मतलब v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एस माइनस रो एल। तो पहले केस में v1 के केस में, जिसको v बोला है, इज प्रोपोर्शनल टू सॉलिड का डेंसिटी कितना, रो1, लिक्विड डेंसिटी कितना, सिग्मा। दूसरे केस में v2 मतलब रो2 माइनस सिग्मा, क्योंकि दूसरे केस में सिर्फ सॉलिड का डेंसिटी चेंज हो, लिक्विड का नहीं। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो v2 by v1 इज इक्वल टू रो2 माइनस सिग्मा अपॉन रो1 माइनस सिग्मा। तो v2 इज इक्वल टू रो2 माइनस सिग्मा अपॉन रो1 माइनस सिग्मा इंटू v1। नहीं, v1 कितना है, v। हो गया। कहाँ गया, रो2 माइनस सिग्मा अपॉन रो1 माइनस सिग्मा इंटू v। ऑप्शन नंबर सी। Next question. So such type of questions are really simple, only they look difficult. क्योंकि ऑप्शन देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, but they are really very simple questions. Next question. Which one of the following statement is correct? Surface energy is potential energy per unit length? No. Surface energy is potential energy per unit area. सरफेस टेंशन इज वर्क डन पर यूनिट एरिया। सरफेस सही है, अभी तो बोला वर्क डन इज टेंशन इनटू एरिया। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, वर्क डन अपॉन एरिया, मतलब वर्क डन पर यूनिट एरिया। सही तो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, बट सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, यस, बट पर यूनिट लेंथ क्या, नो। गुड, so then this is what you can write. So option number B. So surface tension is work upon area या फिर force upon length। दोनों के डायमेंशन आते हैं सेम। कैसे, लॉजिकली, what is work, force into displacement, what is area, length into length, कैंसिल के आ गया, force upon length। तो डायमेंशनली भी करेक्ट है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बताया था मैंने, the excess of pressure, excess मतलब extra pressure due to surface tension on a spherical liquid drop of radius r is proportional to r raised to -1। अभी बताया था मैंने, चाहे वो ड्रॉप हो, चाहे वो शेल हो, बबल हो, it is always inversely proportional to r। Next question, this is good, very good question. When a large bubble rises from bottom of a water lake, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक लार्ज बबल है, we have a large bubble which is rising from the bottom of a lake। तो हमारे पास एक लेक है, इस लेक के बॉटम से, मतलब from here you have a large bubble which is rising। okay, so this is a large bubble, fine। अब आगे क्या बोला है, आगे आपको बोला है then its radius doubles। तो पहले था स्मॉल एंड जैसे ही ये ऊपर गया, एज इट गोज अप
ऊपर जाया गया तो इसका रेडियस हो गया डबल। फाइन। तो आगे आपको पूछा है, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ height h of a certain water column, then the depth of the lake will be। देखो अब ऐसा है, ये आखिरी स्टेटमेंट क्या है हम बाद में देखते हैं। लार्ज बबल राइजेस अप फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक। पहले मान लो कि इसका डेप्थ कितना h, देन द रेडियस डबल्स, मतलब यहाँ पे अगर r1 था तो यहाँ पे r2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ r1। करेक्ट। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बबल जैसे ही सरफेस पे आया, इसको बोलता हूं पॉइंट नंबर 2, इसको बोलता हूं पॉइंट नंबर 1। जैसे ही सरफेस पे आया तो व्हाट इज प्रेशर हियर, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर कहां से आता है, अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बॉटम पे प्रेशर, तो बॉटम पे प्रेशर दो फैक्टर से आएगा, एक तो वाटर का कॉलम और उसके ऊपर एयर का कॉलम, राइट। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हाइट h ऑफ सर्टेन वाटर कॉलम, देन द डेप्थ ऑफ द लेक विल बी, मतलब डेप्थ ऑफ द लेक स्मॉल h फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H। ये क्या है बताता हूं, वो बाद में आएगा। सबसे पहले ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्या करेंगे। What is pressure at the bottom? Pressure at the bottom will be P1 will be pressure due to this height of water. What is height of water? H. So it will be H rho G. H rho G plus क्या? Plus P2. But P2 क्या है? Atmospheric pressure है. Atmospheric pressure है. Clear? Good. यहाँ तक तो ठीक. But how do you find out H? स्मॉल h कैसे फाइंड करोगे, P1 पता है कि आपको नहीं, लेकिन क्या बोला है, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब P0 मतलब P2 इज इक्वल टू हाइट h ऑफ अ सर्टेन वाटर कॉलम। सर्टेन वाटर कॉलम मतलब बोलने का मतलब ये है कि आपको अगर P0 फाइंड करना है, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर P, H rho G, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू H rho G, लेकिन H कितना, कैपिटल H, तो कैपिटल H रो G, तो आपको मिल गया यहाँ पे P1 इक्वल टू स्मॉल h रो G प्लस कैपिटल H रो G, कैपिटल H रो G। सिर्फ स्टेटमेंट समझना था, इन शॉर्ट बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है ना, तो कैपिटल H रो इनटू G, इतना ही बोल रहे हैं, तो बाकी कुछ नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज atmospheric pressure is equal to pressure of height h of certain water column। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए h rho g करते हो, स्मॉल h को कैपिटल H लिखना है, खत्म, वो मिल गया आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जनरल फॉर्मूला होता है स्मॉल h rho g। आपको बोला है एटमॉस्फेरिक फाइंड करना है तो स्मॉल h को क्या लिखना है, कैपिटल H, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे जब तक P1 नहीं मिलता मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। P1 कैसे फाइंड करोगे, यू नो नॉर्मली इनसाइड वाटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम चेंजेस देन प्रेशर आल्सो चेंजेस बाय बॉयल्स लॉ, राइट, व्हिच इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2, करेक्ट। So what is P1? P1 is V2 by V1 into P2. What is V2? What is V2? Volume of this shell. What is volume of this shell? 4 by 3 pi R2 cube upon 4 by 3 pi R1 cube into P2. But what is P2? P2 is P0. Atmospheric pressure. हाँ, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा लेकिन बाद में करूंगा, इसको फिलहाल ऐसे रखता हूँ, काम में आएगा हमारे इक्वेशन वन। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाद में देखते हैं। 4 by 3 pi कैंसल, तो P1 कितना मिल गया, R2 by R1 raised to 3 times of PO। अब मुझे बताओ व्हाट वाज R2, 2 times of R1,
तो R2 by R1 कितना हो गया 2, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो ये कितना हो गया 8p0। therefore put p1 equal to 8p0 po in equation number 1। ये आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, therefore क्या मिलेगा आपको, p1 की जगह पे क्या मिलेगा 8po इक्वल टू h रो g प्लस po था ना, यस। इसको शिफ्ट कर दिया तो कितना मिल गया 8po माइनस po इक्वल टू h रो g, मतलब आपको मिल गया 7po इक्वल टू h रो g। लेकिन po कितना था कैपिटल H रो जी, तो इक्वल टू H रो जी कैंसल, रोजी नहीं रोजी, नहीं तो रोजी कैंसिल करवा दोगे गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो व्हाट यू गेट इज, व्हाट डू यू गेट इज 7 टाइम्स ऑफ H, तो 7 टाइम्स ऑफ H should be the answer। You see it is again C,